अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच हिना। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। कल बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई बड़े बड़े केसेस में, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो ज़मानत है कबल गिरफ्तारी उसको मंजूर किया गया अदालत की जानिब से। इमरान खान साहब ने अदालत पेश हुए वो। इसके अलावा नून लीग की भी थोड़ी बात करेंगे इंतखाबात की, क्योंकि सदर ने तारीख दे दी है 9 अप्रैल, तो इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि इस्लामाबाद से हमें हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, अदनान आदिल साहब हमारे साथ होंगे। उनसे तफसील से इस मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक बहुत ही क्यूट वीडियो है। हमारे जो क्रिकेट स्टार्स होते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग होते हैं, बहुत सारी फैन फॉलोइंग होती है, लोग बहुत पसंद करते हैं और जब इस तरह की वीडियोस आती हैं, फैंस की वीडियोस आती हैं तो दिल खुश हो जाता है। इसी तरह अगर हम नसीम शाह की बात करें तो ही इज़ अ यंग फेस और क्रिकेट में आते ही छा गए हैं। उनकी भी बहुत फैन फॉलोइंग है भाई, और एक नन्ही सी फैन के साथ उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, आपको भी दिखाते हैं। जी बहुत ही क्यूट वीडियो थी और बड़ी इमोशनल सी वीडियो थी कि एक नन्ही सी फैन है जो कि नसीम शाह को देखते ही आप दीदा हो गई हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप उन्हें देख के अक्सर स्टार स्ट्रक भी हो जाते हैं, फिर आपके इमोशंस इस तरह से बाहर आते हैं। और जो नन्ही लड़की की हम बात करें, नन्ही बच्ची की बात करें, तो नसीम शाह को देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हुई हैं, इमोशनल भी हो गई हैं। और ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि फैंस तो पूरी दुनिया में होते हैं लोगों के, लेकिन नसीम शाह के फैंस जो हैं वो तो सरहद पार भी हैं। हमारे हमसाया मुल्क में भी बहुत फैंस हैं नसीम शाह के, और वो इस लेवल के फैंस हैं कि वो पीछा ही नहीं छोड़े हमारे बॉय का। आपने सही बात की। उनको हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो मशवरा दे रहे हैं कि बस करें, जान छोड़ दे, हमारे बॉय की जान छोड़ दे। अच्छा, हमारा बॉय का भी एक लेवल है ना, वो भी आगे से जवाब देता है। मैं अब्बू से पूछ के बात करूंगा। ये फैसला तो मेरे अब्बू करेंगे। आई थिंक दिस इज अडोरेबल। मतलब आप माँ बाप की, मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल सादा तबीयत के वो मालिक हैं। वो मुझे लगता है बनावटीपन उनमें नहीं है, वो बनावट नहीं है, वो फेक या कुछ इस तरह का नहीं है। ही इज़ वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ। और ये वीडियो देख के मुझे इसलिए अच्छा लगा कि फैंस तो आपके हर जगह होते हैं, लेकिन फैंस को इस तरह से जाके अटेंशन देना, मिलना, प्यार करना, इंटरैक्ट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। सो आई प्लीज, अगर आपके भी कहीं पर फैंस हैं, जमील आपको कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कोई फैन आपको देखकर इमोशनल हो गए हो या बहुत ज्यादा खुश हुए या फिर सेल्फी लेने की डिमांड करती हो कोई पब्लिक प्लेस पर? मुझे तो बस फैंस जो हैं वो गर्मियों में मिलते हैं, क्योंकि पंखा जब चलता है ना, मेरे वही फैंस हैं जो छत पे लगे हुए हैं। एसी हो गया, फैन हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। सॉरी टू नो दैट बट आई एम श्योर आपके बहुत सारे फैंस। मेरे क्यों फैन होने हैं? मेरे कहाँ फैन होने हैं? नहीं, आप हमारे लिए, आप हमारे सेलिब्रिटी हैं, आप हमारे बहुत क्रेडिबल जबरदस्त एंकर हैं। मैं आपके इन अल्फाज की कदर करता हूँ, और लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे फैंस हों। कभी अपना सोशल मीडिया तो खोले, वो नीचे कमेंट्स तो पढ़े जब मैं टैग करती हूँ और लड़कियों के मुझे मैसेजेस आते हैं, इज ही मैरिड, इज ही मैरिड। उनको बताए माशाल्लाह मेरा एक बेटा भी है। ओके, ये तो थी कहानी जो थोड़ी मुड़ गई थी। अब हम सीधे रास्ते पे चलते हैं, जरा ट्रैक सीधा करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और कांटे का मुकाबला हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कोयटा ग्लेडिएटर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी, और ज़ल्मी के जेम्स निशम ऑल राउंडर परफॉर्मेंस के बायस मैच के हीरो करार पाए। PSL 8 के 9वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी में मुकाबला हुआ, और कोयटा ने पहले खोलते हुए ये अच्छा, ये पता कब होता है जी? जब आपकी कान में आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही हो, एग्जैक्टली, बार-बार, और आपका लेज भी ऑफ ना हो जी, और आपको अपनी आवाज वापस भी आ रही हो, और फिर प्रोड्यूसर की आवाज नहीं आ रही है। तो मैच खेलने की बजाय ना मैच खुल जाता है। लेकिन आई वुड से कि ये लाइव शो की खूबसूरती है, जहां पर आप बिल्कुल जो है ना, वेरी नाइस कवर, बहुत अच्छा। लाइव शो की खूबसूरती। खैर, प्रोड्यूसर साहब ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जी आगे जाके इस पर डिटेल से बात करेंगे, क्या हुआ PSL में, आगे कौन होने वाले हैं। फिलहाल बस इतना ही बताएं, सस्पेंस रखें जमील, और ज्यादा आपने नहीं बताया। हाँ यस, इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। फान सेठ साहब हमारे साथ होंगे, और इस मैच में टीम्स की और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हम जिक्र करते हैं जनाब तुर्की का। तुर्की और शाम में जल्जले के नए शदीद झटकों से 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 600 से जायद जख्मी हो गए हैं, और जल्जलों से अमवात की तादाद 46,000 से
तजावुज कर गई है। रात गए एक बार फिर तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के झटके आए, जिससे मज़ीद 3 अफराद जहाँ भाग हुए। तो जहां हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि रेस्क्यू अमल के बाद इस वक्त रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें कितने लोग बेघर हुए हैं, या किस तरह वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आकर तुर्की बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान से भी अपने बहन भाइयों की मदद के लिए वहाँ पर दस्ते मौजूद हैं, और प्राइवेटली भी और हुकूमती सतह पर भी इवन फंड्स भी इकट्ठा किया जा रहा है पाकिस्तान में मुसलसल। और बहुत खुशी होती है जब इस तरह की आप चीजें देखते हैं, पाकिस्तानी भाइयों को देखते हैं कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं। और 6.4 ये उस पे रेक्टर स्केल पे ये ज़लज़ला आया, और बस हम दुआ कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में और जो है ना वो ज़लज़ले ना आए। जो लोग हैं मलबे तले अभी भी दबे हुए हैं, और जमील इतने मौत सामने आ रहे हैं, इतने दिनों बाद लोगों को जो रेस्क्यू किया जा रहा है, और इतने घंटों बाद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, और कुछ जिंदा जो है ना बच्चे भी उसमें से बाहर आ रहे हैं, कुछ खवातीन भी हमने देखी, कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सर्कुलेट हो रही हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, और इस तरह की जो है ना ऐसी मुसीबत आफत से अल्लाह ताला महफूज रखे। जमील, लाहौर में भी अगर सियासत की बात करें तो काफी ज़लज़ले आ रहे हैं। वैसे क्या ज़लज़ले आए? अभी आना था ज़लज़ला जो थम गया। वो ज़लज़ला तब आता जब गिरफ्तारी होती, तो वो ज़लज़ला आते आते थम गया। बिल्कुल जी। Would you agree with me? I would definitely. अदनान आदिल साहब से पूछते हैं कि क्या वो इस बात से एग्री करते हैं या नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हमने देखा कि कल पहले जनाब FIA गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। इमरान खान की कुछ ऐसी खबरें सर्कुलेट होना शुरू हो गई, फिर अवाम की एक बड़ी तादाद उनके साथ लाहौर हाई कोर्ट तक उन्होंने पूरा सफ़र किया, और अंदर भी वो अवाम गई। फिर आप ये देखें कि बहुत तनकीद की जा रही है इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि लाडला है, वो आया, उसका इंतज़ार किया गया, शाम 7 बजे तक अदालतें खुली रहीं, लेकिन इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, लाडला तो वो भी है जिसे सज़ा होने के बावजूद, कैदी होने के बावजूद पाकिस्तान की अदालती जुरिस्डिक्शन से बाहर लंदन भेज दिया गया 50 रुपए के हलफनामे पे और वो आपको पता है 3 साल से ज़्यादा से वहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही आदमी के साथ जब पब्लिक फिगर होती है जिसकी पॉलिटिकल सपोर्ट होती है तो अदालतें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं, क्योंकि जाहिर है कि उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं पॉलिटिकल। हुकूमत टेस्ट करती रहती है वाटर को कि इमरान खान को अगर हम गिरफ्तार करना चाहें तो क्या रिएक्शन हो सकता है। कई दफ़ा बनी गाला भी पुलिस गई तो वहाँ इतना हुजूम हो गया कि वो फिर उन्होंने अरेस्ट करने का इरादा नहीं तर्क कर दिया कि खून खराबा हो सकता है, क्लैश हो सकता है। इसी तरह लाहौर में भी कई मरतबा पुलिस जाती है, ज़ुमान पाक की नाकाबंदी कर लेती है, वहाँ बहुत बड़ी नफरी चली जाती है, लेकिन लोगों का हजूम देखकर वापस आ जाती है। इन सारी बातों का कल भी जो हुआ, इनका ख्याल था कि शायद इतना आवाम बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन स्पॉन्टेनियसली इतनी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर आ गए कि हुकूमत को अपना इरादा तर्क करना पड़ा। लेकिन इस सारे अमल का जो फ़ायदा है वो तो पॉलिटिकली इमरान खान को हुआ। कई घंटों तक मुसलसल लाइव कवरेज होती रही, इंटरनेशनल मीडिया पे भी होती रही, नेशनल मीडिया पे भी होती रही, और फिर ये कि एक उनका पावर शो हो गया, ये ताकत का मुजाहरा हो गया कि उनके साथ अवाम, लाहौर जो कि समझा जाता था कि नवाज शरीफ और नून लीग का बहुत बड़ा गढ़ है, वहाँ पे भी इमरान खान की जो अब फॉलोइंग है इतनी ज़्यादा हो गई है कि हुकूमत जो है उनको गिरफ्तार करने से गुरेज़ा है। और मेरा ख्याल में तो कल जो कुछ हुआ उसका सियासी फ़ायदा इमरान खान को हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अदनान आदिल साहब, एक तरफ ज़मानत, दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक, क्या खान साहब को गिरफ्तारी का डर है? डर तो नहीं है। देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत थी ना तो अक्सर उनके मुखालफिन कहा करते थे कि जब हुकूमत जाएगी ना तो ये लंदन चले जाए, पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। इन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन वो नहीं गए, वो यहीं पे रहे। अब ये कह रहे हैं कि वो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो जेल नहीं जाना चाहेंगे या जेल में। लेकिन मेरा ख्याल है इनका अंदाज़ा गलत होगा। इमरान खान गिरफ्तारी दे देंगे, बुध से तो जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है, सैकड़ों के तादाद में लोग तैयार हैं, उनके लीडर्स तैयार हैं। हुकूमत धमकियां देने पे आ गई है कि जो नौजवान जाएंगे उनको यूनिवर्सिटी के दाखिले कैंसिल कर देंगे, जो लोग होंगे उनके क्रिमिनल केसेस खोले जाएंगे, उनके असासे चेक किए जाएंगे, उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन देखिए,
जमहूरियत में तो एहतजाज होता है। अब ये जमहूरियत तो नहीं है कि आप इस तरह के इकदाम करें, अगर आप कर भी लेंगे वक्ती तौर पे तो फिर वो बाद में उनको रिवर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन ये कि इमरान खान जेल चले जाएंगे, मगर वो आसानी से नहीं, वो अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करके जाएंगे। जैसे कल शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ, अगर कल गिरफ्तार कर लेते तो कर लेते, शो ऑफ स्ट्रेंथ तो उन्होंने कर लिया था। तो इमरान खान एक यानी लीडर के तौर पे गिरफ्तारी देंगे, और मेरा ख्याल है ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो काफ़ी टफ आदमी हैं, फाइटर भी हैं, सख्त हालात में ज़िंदा रहने की उन्हें आदत है, वो जेल भी बर्दाश्त कर लेंगे और उसका उन्हें सियासी तौर पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सही। लेकिन अदनान आदिल साहब, सवाल ये भी उठ रहा है कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार करना है तो क्या सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए? क्योंकि ना तो कोई करप्शन का केस है, ना तो कोई किकबैक्स का केस है, ना तो कोई रिश्वत का केस है, ना कोई मनमानी भर्तियों का केस है। केसेस क्या हैं आपके सामने हैं? तोशाखाना है, या टेरियन है, या इलेक्शन कमीशन की बाहर एहतजाज का केस है, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने का केस बन जाता है और उनको पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन वो एक लतीफ़ा है ना कि जज ने कहा था बीवी को तलाक क्यों देना चाहते, उसने कहा ये आटा गूंदते हिलती है। तो वो वाली बात होती है सियासी मुकदमात में कि आप जो है वो किसी भी इल्ज़ाम में, इमरान खान साहब के दौर में भी अपोजिशन लीडर जेलों में रहे, ये हमारा कल्चर है कि अब चौधरी ज़हूर इलाही, एक चौधरी शुजात के वालिद साहब, उनको भैंस चोरी के इल्ज़ाम में कर दिया गया था। भुट्टो साहब पे भी ऐसे बहुत से केसेस बनाए गए, उनके मुखालफिन पे भी उन्होंने बनाए। तो पाकिस्तान में हर हुकूमत अपने मुखालफिन को इस तरह रगड़ा लगाती है, जो अच्छी बात नहीं है। अभी नहीं, ये काम छोड़ देना चाहिए, बड़े हो जाना चाहिए। अब कब तक 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, कब तक आवाम को ये तमाशा दिखाते रहेंगे? लेकिन बहरहाल केसेस तो उनके ऊपर हैं। जब आप तोशाखाना की बात करते हैं तो मुझे वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW भी याद आती हैं, जो लोग औने पौने जो दामों से चंद लाख रुपए के बस ले उड़े। तो अगर इमरान खान ने वहाँ से कुछ चीज़ें ली और वो जायज़ कानूनी तौर पे ली तो उसमें तो कोई केस नहीं बनता जी। इसी तरह जिस मुजाहरे में वो शरीक नहीं थे, मौजूद नहीं थे, उस पर उन पर दहशतगर्दी का केस कर दिया गया। ये पाकिस्तान का कल्चर है, और जब तक इमरान खान अपोजिशन में रहेंगे उनको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनको लोगों ने कहा था हुकूमतें ना ये तहलील ना करें, असम्बलियाँ पंजाब और KP की, आपके ऊपर सख्ती होगी, वो माने नहीं, अब सख्ती बर्दाश्त तो उन्हें करनी पड़ेगी। आपने असेंबलीज का जिक्र किया दान आदिल साहब, तो सदर आरिफ अलवी साहब ने डेट दे दी है इंतखाबात की 9 अप्रैल। उस पर एक और तूफान खड़ा हो गया है कि जनाब सदर नहीं दे सकते तारीख, ये आईनी उन्होंने इख्तियार नहीं है उनके पास, और भरमार है इस वक्त। आप टॉक शोज में भी देखें और इवन ट्विटर पे भी बड़े बड़े सीनियर रहनुमाओं की तरफ से भी, और ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े सख्त किस्म के ख्वाजा आसिफ ने, आजम नज़ीर तारड़ ने तो कहा है कि वो आईनी सरबराह ही नहीं है वो तो, और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो ईमान सदर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा न बनाए। बड़ा ही सख्त अल्फाज है, राना सना बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक असम्बली जिसकी मदद से आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्ट हुए, हुकूमत चला रहे हैं, कानून पास करा, अभी मिनी बजट भी कोरम ना होने के बावजूद पास करवा लिया ना, उसी असम्बली से आप स्ट्रेंथ ले रहे हैं, और उसी असम्बली के इलेक्ट करदा एक शख्स को जो कि सदर है पाकिस्तान का, आप कह रहे हैं कि आईनी सरबराही नहीं है। और फिर जो मुमताज़ कानूनदान हैं जैसे एतजाज एहसन है, सलमान अकरम राजा, आपको पता है नवाज शरीफ के भी वकील रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है, और सदर जो है इलेक्शन एक्ट के तहत ये तारीख दे सकता है। इंटरप्रिटेशन का मसला है, कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, उसको आप चाहे अपनी इधर ले जाएं या उधर ले जाएं, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है हम जैसे मुल्कों में। आप देखिए बरतानिया में, न्यूजीलैंड में तहरीरी आइन नहीं है, इसके बावजूद वहाँ स्मूथली कारोबार ममलिकत चलता है, सियासत चल रही है, और वो उसमें मीन मेख नहीं निकालते, मुशगाफियाँ नहीं करते, नीयतें ठीक हैं। हमारी नीयतें ख़राब हैं, हम रिटर्न कानून होने के बावजूद भी उसमें से ग्रे एरिया निकाल कर उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ ऐड कर लें। तो नान आदिल साहब, अब मामला जो है क्या ये अदालत जाएगा? जी, मेरा ख्याल है कि फाइनल इसमें सुप्रीम, अभी तो हाई कोर्ट में भी इसकी हो रही है समाअत, हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर सकती है। अब देखिए ना, गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है तारीख दें, वो कहते हैं मैं तारीख नहीं दे सकता, मैंने तो दस्तखत नहीं किए थे। भाई आपने फिर निगरान हुकूमत क्यों बनाई? निगरान हुकूमत आप बना सकते हैं लेकिन इलेक्शन की तारीख, मेरा ख्याल है गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो तारीख दें, वो नहीं दे रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन पर डाल रहे हैं। और अब ये है कि मामला बिल आखिर ये हाई कोर्ट में अगर डिसाइड होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। असल में मकसद पॉलिटिकल है, इलेक्शन से डर रहे हैं, सर्विस सारे ही बता रहे हैं कि इमरान खान 3/4 तक मेजॉरिटी ले सकते हैं, ये उनकी लहर को तोड़ना चाहते हैं।
मरियम जलसे कर रही हैं, मुख्तलिफ शहरों में तंजीमी इजलास कर रही हैं, वो चाह रही हैं कि एक बयानिया बना लें, पार्टी को मुनज़्ज़म कर लें, उसकी सूरत हाल बेहतर हो जाए और नवाज शरीफ मुल्क वापस आ जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ और मरियम पार्टी को उठा नहीं सके। शायद नवाज शरीफ की वजह से पार्टी दोबारा उठ जाए, तो ऐसी कोई सूरत हाल पैदा कर लें कि उनकी ज़मानत वमानत जिन केसेस में उनको सज़ा हुई है वो उनको हो जाए, तो वो फिर अपना पाकिस्तान आकर जलसे जुलूस करें, कुछ अपनी सपोर्ट बढ़ा सकें। तो अदनान आदिल साहब, मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? पॉपुलैरिटी में तो बिल्कुल नून लीग का जिक्र किया, हाँ जी, और खास तौर पर ऐसे में कि आपने मरियम नवाज का जिक्र किया, वो अब जो वर्कर्स कन्वेंशन में जा रही हैं वहां पर तो अब नारे लग रहे हैं कि वर्कर को इज्जत दो। एग्जैक्टली। तो मतलब जो पार्टी के अंदर टूट फूट थी वो तो वाज़े हो गई, सामने आ गई कौन कौन नाराज है और कौन कौन मरियम नवाज की क़यादत मानने को तैयार नहीं है, या कौन अलग अलग हो रहा है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में कि जब वर्कर भी नाराज है तो मोबिलाइज किस तरह करेंगे? देखिए, ये तो आप लोगों की जनरेशन डिसाइड करेगी, हम तो बाबे हो गए ना। ये जो आप लोगों की जनरेशन है ना, उसका रुझान किस तरफ है। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इनकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की। अब जो है ना, कोई नए प्लेयर्स या इमरान खान हो या कोई और हो, नए प्लेयर्स ही सामने आएंगे। लोग इन 35 साल से ये लोग मुसलसल बारी बारी हुकूमतें कर रहे हैं, इतने मायूस हैं। और आप ये देखिए कि इनकी कोशिश ये भी है कि इमरान खान किसी केस में नाहल हो जाए। इनका ख्याल है कि अगर वो नाहल हो जाएंगे ना तो उनकी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, बददिल हो जाएंगे, वोटर घर बैठ जाएंगे, तो उनकी लहर टूट जाएगी। हो सकता है इनका अंदाज़ा सही हो सकता है गलत हो, इमरान खान की और पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, तो फिर इनके लिए बहरहाल ये रिस्क तो ले रहे हैं। ये कानूनी इलेक्शन डिले कर सकते हैं अगर आइन या तो फिर मुअत्तल हो जाए। अगर आइन मौजूद है तो इन्हें इलेक्शन तो कराने ही पड़ेंगे, महीना 2 महीना बाद। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो ये कैसे फिर अगर सूबाई इलेक्शंस पहले हो जाते हैं? हाँ, तो उसका भी तो कोई एक यही तो मसला है। ये चाहते हैं कि सारे इलेक्शन एक साथ हों, और कौमी और सूबाई, और उसके लिए हालात साजगार नहीं। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह तकरीबन 35-40% है। 100 रुपए का नोट 60 रुपए के बराबर रह गया है 10 महीने में। फैक्ट्स और फिगर्स हैं, आप देखें ना। पेट्रोल 122 रुपए 10 महीने में, 122 रुपए लीटर महंगा। डीजल 135 रुपए, आटा, चीनी, घी। इमरान खान के 4.25 साल में जितनी महंगाई हुई थी, उससे ज्यादा महंगाई इन 10.5 महीनों में हो चुकी है। तो अब ये किस मुंह से अवाम में जाएंगे? अब ये मलबा उस पर डाल रहे हैं कि जी माजी की वजह से ऐसा हुआ। वो भी यही कहते थे, इमरान खान भी यही कहते थे कि मेरा तो कसूर नहीं, माजी की हुकूमत, हर हुकूमत यही कहती है। खान साहब की जो 13% महंगाई थी, अब तो वो बेहतर लगने लग गई है, अब तो अच्छी लगने लग गई है। आज की जो 35% महंगाई है सालाना बुनियादों पर। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ऑफिस में अपने अमला है हमारा, जो लो इनकम स्टाफ भी है, उनसे बात करता हूँ। 3 लोग इकट्ठे एक सालन की प्लेट मंगा के और खाना खाते हैं। वो बस ऐसे यूं टच करते हैं। इतने लोग बुरे हालत में एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं, बहुत हालात खराब हैं, बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, you're right। अदनान आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा तफसील से हमने इस पर बात की। खूबसूरत, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लोगों के साथ सुबह को मैंने बातचीत की। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। एक ब्रेक लेते हैं जनाब। शेख रशीद साहब मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चले। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान, और बात करेंगे पेशावर की, जहां पे पेशावर के इस्लामिया कॉलेज में मामूली तनाज़ा पर मुबैना तौर पर सिक्योरिटी गार्ड ने शोबा अंग्रेजी के लेक्चरर को कत्ल कर दिया। और SHO थाना कैंपस दाऊद खान ने कहा कि वाकया जो है वो कैंपस में ही पेश आया, जहां इस्लामिया कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके शोबा अंग्रेजी के जो लेक्चरर थे उनको कत्ल कर दिया। और लोगों का ये भी कहना है कि कुछ अरसा पहले इन दोनों के माबैन जो है वो कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत गुस्से में आ गए, टीचर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। और फिर जब अभी उनकी किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको कत्ल कर दिया। बिल्कुल, ये कितना अफसोसनाक वाकया है। और यूनिवर्सिटी को मौसम बहार की छुट्टियों के बहाने 5 रोज के लिए बंद भी कर दिया गया, लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर्स की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि इस वाक़े की तहकीक की जाए। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये तो फरार हो गया है, लेकिन तफ्तीश जारी है और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। इस मामले पर बात करना इसलिए क्योंकि मुआशरे में ये जो बढ़ता अदम इस्तेहकाम है, इसको रोकना, इसको केटर करना, इसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ जाए कि आप किसी की जान ले लें, ये आखिरी हद होती है उस अदम बर्दाश्त की। तो इस मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर शदाकत अली साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर हमारे मुआशरे में इस कदर अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ गई है? आपका क्या कहना है?
देखिए, हमारा मुआशरा जो है एक बिल्कुल गैर साइंसी और गैर मुहज़्ज़ब मुआशरा है। हमारी जो कदरें हैं वो ताज़ा नहीं हैं और हम दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, ये जो यूनाइटेड नेशंस के सजेशंस हैं दुनिया भर के लिए, हम उसको एहतराम की निगाह से नहीं देखते और इसी वजह से हम समझते हैं कि जो हमारा नज़रिया है, अगर किसी का नज़रिया उससे हटकर है तो वो हमसे जुदा है और हम उसको बर्दाश्त करने के लिए फिर तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारा ज़हन उसी नहज पे काम करने लगता है। अब चूँकि इंसानों का दिमाग दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो एनिमल ब्रेन है जो कि हमारे अंदर पहले से मौजूद होता है, और फिर दुनिया में हमें नज़रियात दिए जाते हैं सिविलाइज्ड बनाने के लिए और तालमेल बनाने के लिए, और वो सॉफ्टवेयर जो हमें दुनिया में मिलते हैं वो फिर अपग्रेड होते रहते हैं। लेकिन कई दफ़ा हमारे सॉफ्टवेयर के बुनियादी जो एसेंस है, जो सॉफ्टवेयर की जो बुनियादें हैं वो दुरुस्त नहीं होती। आज के ज़माने में दुनिया भर में जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से तरजीहात तय की जाती हैं उनको अपनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और हम हट के कुछ बनना चाहते हैं। और उसमें जो ये जो इंतहा पसंदी है, लोग जो है बहुत हिस्सों में बटे हुए हैं। हमारे यहाँ मुआशरे में आप देखिए प्रेशर ग्रुप्स हैं, उसके अलावा ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो कि मुसल्लह ग्रुप्स हैं और वो बड़ी ताकत रखते हैं, वो हुकूमतों को चैलेंज कर सकते हैं। तो एक आम आदमी की तो बसात ही नहीं है कि वो उनके साथ इख्तलाफ की जुर्रत कर सके। तो ये पिछले कुछ 50 साल में देखा, उससे पहले हालात यहाँ बिल्कुल ठीक थे। 1970 के बाद हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंतहा पसंदी ये वजूद में आई और इसका तदारक करने के लिए अभी तक सही मानों में कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इख्तलाफात हो जाना एक फितरी अमल है और ये हो सकते हैं, आपको किसी से भी जो है इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस इख्तलाफ को ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, ये बातचीत से ही किया जाता है और जब आपको ये लगे कि दूसरा शख्स जो है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है और आपको स्नब कर रहा है या आपके नज़रियात के हवाले से बहुत शिद्दत रखता है अपने जज्बात में, तो अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे लोगों से बहस मुबाहिसा ना करें। दुनिया में ज़्यादातर जो एक दूसरे के साथ तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, हत्ता कि जो कत्ल व गारत गरी होती है, उसकी वजह ये है कि हम टॉलरेंस में यकीन नहीं रखते। टॉलरेंस का मतलब है कि जो हम में और किसी में फ़र्क है हम वो मिटा देना है। हालांकि हम मिटा नहीं सकते, हमारे रंग, नस्ल, मज़हब और इखलाकियात और कल्चर में फ़र्क होता है, हमारे नज़रियात में फ़र्क होता है। तो उस फ़र्क को सेहतमंदाना तरीके से कबूल करना, हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, हमारे घरेलू मुलाजम होते हैं, वर्क प्लेस पे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, तो लोग अपने नज़रिए से बड़ा तकद्दुस रखते हैं। वो समझते हैं कि जो उनका नज़रिया है वो ठीक है और जो दूसरों का नज़रिया है वो गलत है और उसको मिटा देना चाहिए। तो दुनिया में ये जो टॉलरेंस है वो बताती है कि आप उस फ़र्क को जिस कदर कबूल करना शुरू करेंगे उस कदर आपको स्ट्रेस भी कम होगी। आप जितने से मिलेंगे उतने किस्म के फ़र्क भी आपके सामने आएंगे और आप दूसरों के फ़र्क को दूसरों के साथ रहने दें और आप अपनी मर्जी से जैसे जीना चाहते हैं वो आप ज़रूर, लेकिन ऐसे कोई इकदाम ना करें कि जिससे कि दूसरे में इश्ताल फैले और अपनी सेफ्टी के लिए जो है ऐसी बातें ना करें जो कि मुआशरे में आपके तहफ़्फ़ुज़ को जेपरडाइज करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसको तालीम से, तरबियत से जोड़ें और मुआशरे में आप चूँकि आप अपना भी एक हिस्सा होता है मुआशरे को चेंज करने का, तो इससे पहले एक वाक़या पेश आया था बहावलपुर कॉलेज में जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर में इख्तलाफ हुआ था और मामूली इख्तलाफ पर स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर को कत्ल कर दिया था। अभी इस वाक़या को अगर देखा जाए तो इसमें एक तरफ गार्ड है और एक तरफ टीचर है। तो टीचर तो ऑलरेडी मुआशरे को तालीम याफ्ता कर रहा होता है, लोगों को सिखा रहा होता है, तो वीडियो में हमें दोनों ही फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है कि शऊर होने के बावजूद, तालीम और तरबियत होने के बावजूद ऐसी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करना? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इलाकाई कल्चर भी होता है। ये असले का जो कल्चर है ये के में चूँकि बहुत माना हुआ कल्चर है और इसको कोई बदलने के लिए ना कोशिश की गई है, ना ये बदलना आसान है। लेकिन आप देखें कि जिस मुआशरे में हर आदमी असला लेके चल रहा है, तो इसका मतलब आप जाहिर है कि जब दूसरे से इख्तलाफ होगा और जो चीज़ आपके पास होती है उसको इस्तेमाल करने का मौका भी आ जाता है। जी। और बुनियादी तौर पर अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आप असला लेके नहीं चल सकते, वहाँ असले का कलाकमा कर दिया गया है। और तौर पर आपको ऐसे तशद्दुद के वाक़यात कम नज़र आते हैं। जैसे बरतानिया का मुआशरा है तो वहाँ असले को बिल्कुल लेके चलना गैर कानूनी है। पाकिस्तान में असले के हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हैं और लोग जायज़ और नाजायज़ असला, वैसे मैं तो सारे असले को ही नाजायज़ समझता हूँ, लेकिन जायज़ और नाजायज़ असला है यहाँ कसरत से मुआशरे में पाया जाता है। और लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों से उलझने से परहेज़ करें जो नज़रियाती तौर पर पसमानदा हैं और आपकी बात को नहीं समझ सकते, तो आप अपनी बातों को अपने पास रखें। बिल्कुल। जो आप दूसरों को मुश्तल करती हैं और आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालती हैं, तो उन बातों को करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह खुश रहें और लोगों को अपनी जगह खुश रहने दें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये कल्चर देखा गया है कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जो है वो बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, फिर साथ में उनके एक और गाड़ी में गनमैन भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि इस कल्चर को ख़त्म करने की कितनी ज़रूरत है हमारे माशरे में? क्योंकि तफरीक है, डिस्पैरिटी है, इसके अलावा ये वाक़यात इस वजह से भी जन्म लेते हैं क्योंकि बच्चों के पास लिबर्टी है, आज़ादी है कि वो खुद आ रहे हैं, साथ में उनके गार्ड्स हैं, वो जी उनका रोब दबदबा भी है, बाकी स्टूडेंट्स भी डर रहे हैं। और ये किस तरफ हम जा रहे हैं? मतलब स्कूल में या यूनिवर्सिटी में गार्ड्स के साथ जाना शो ऑफ के पर्पस तक तो ठीक है, अगर शो ऑफ करना चाह रहे हैं, वैसे हम इस चीज़ को फिर भी हम नहीं कहते कि ये करना चाहिए इस तरह से। आप क्या समझते हैं इस कल्चर को खत्म होने की कितनी जरूरत है और कैसे हम इस चीज को और कुछ इखलाकी जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल, इखलाकी जिम्मेदारियां भी निभाना बहुत जरूरी है। तो हम कहाँ लैक कर रहे हैं? क्या कोई तालीम और तरबियत में कमी है या फिर आज़ादी इतनी हो गई है कि कोई पूछने वाला नहीं है, बेशक हम कानून हाथ में ले लें? देखिए, ये शो ऑफ करने के मुआशरे में भी हिस्सा बन चुका है कि एक डाला होगा जिसमें गार्ड्स होंगे। और मैं आपको बताऊं कि जितना ये गार्ड्स का कल्चर पिछले कोई 15 साल में सामने आया, पहले ऐसे कभी नहीं था। अब इतने ज़्यादा गार्ड्स की ज़रूरत समझी जाती है मुल्क में, ना उनकी ज़हनी सेहत देखी जाती है। गार्ड्स के हाथों मर्डर बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है और लोग गार्ड्स को अपना एक मामूली मुलाजिम समझते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा एक ताकतवर एक असला है और अगर उसको गुस्सा आ गया तो उसको किसी मौके पे बिल्कुल ठीक लगेगा उस असले का इस्तेमाल करना। आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। ऐसा एक वाकया पेश आ चुका है बैंक के गार्ड का, उसने अपने ब्रांच मैनेजर पर फायरिंग कर दी थी, कराची का ये वाकया। प्लीज कंटिन्यू सर। डॉक्टर साहब, अपने गार्ड्स के पहली बात यह है कि ये जो हमारे मुआशरे में कल्चर है कि अब गार्ड्स के बगैर गुजारा नहीं, घरों के दरवाजों पे गार्ड्स हैं, बैंकों में गार्ड्स हैं। हालांकि इससे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, किसी बैंक को किसी गार्ड से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। और ये गार्ड है मौके पे जहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, इनका असला या तो चलता नहीं या फिर वो असला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि अगर उन्होंने असला इस्तेमाल किया तो वो किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो इस कल्चर को रिवर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुआशरे में अमन कायम करने के लिए तो आपको रुपए पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुआशरे में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि आप इसकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं और उनकी तरफ ऐसे अंदाज में करें जैसे हमारे मुल्क में एक थाना कल्चर है। तो पूरे मुल्क की एक ऐसी डिवीजन है कि हर थाने में जिम्मेदारी सौंप सकते हैं उस थाने की एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अपने इलाके में ऐसे तमाम लोगों के बारे में जानकारी रखें कि जो जुराइम पेशा हैं और उनको जुर्म करने से पहले पकड़े। अमेरिका में एक मेयर थे जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था
कि उन्होंने आवारागर्दी के इल्जाम में लोगों को पकड़ना शुरू किया, जो लोग आवारागर्दी थे, और जब उनसे पूछगिछ की के जुराइम सामने आ गए। तो हमारे यहाँ सूरत हाल करने की जरूरत है कि जो लोग बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने डॉक्टर साहब कि हमें इनफरादी तौर पर बहुत काम करने की जरूरत है। हम जहाँ तालीम और तरबियत और इन चीज़ों को या फिर एक कल्चर को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, वहीं इनफरादी तौर पर हम अपना अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं माशरे को बेहतर करने के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर सदाकत अली साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चे, आने वाली जो हमारी नस्ल है जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो ना कि इस तरह की चीजें देखकर परवान चढ़े, बल्कि जो हम बात कर रहे हैं और जो बुजुर्गों के अकवाल हैं या जो उनकी तरबियत है, वो उनके लिए ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत खतरनाक हो जाता है, इस हद तक कि आप किसी की जान लेते हैं। पेशेंस इज द की टू एवरीथिंग, आई बिलीव। आप अपने अंदर जो है ना वो कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें, लोगों को बर्दाश्त करना सीखें, लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीखें। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम तो शो ऑफ की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। हमें लगता है कि चलो कोई नहीं, और कुछ नहीं, स्कूल तो जा ही रहे हैं, बच्चों के साथ 2 गार्ड्स भी भेज देंगे डाले में, तो वो एक अपना ही बच्चे का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा, दूसरे बच्चे भी इम्प्रेस हो जाएंगे। तो आप इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं। प्लीज इस तरह के कल्चर को मुझे लगता है हमें प्रमोट करना बंद करना चाहिए। प्रमोशन इस तरह के कल्चर की नहीं करनी चाहिए। और जमील, टाइम बहुत कम है, बस जाते जाते एक और कमेंट दूंगी कि इस तरह की वीडियोस टिकटॉक पे अगर आप देखिए, आए दिन लोगों को अपना जो है जो भी उनके पास गन्स हैं वो शो ऑफ करके वो टिकटॉक पर वीडियोस लगाना, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आई थिंक ये बैन कर देना चाहिए हुकूमत को कि इस तरह की वीडियोस जो हैं जो इतनी वायरल हो रही हैं उनको बैन कर देना चाहिए। जो गार्ड्स के साथ पीछे डाला आ रहा है और वीडियोस हैं, इस तरह की वीडियोस पकड़े भी जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारा निजाम ऐसा है, अगले दिन वो फिर छूट जाते हैं, कोई सज़ा नहीं है ऐसे लोगों के लिए। खैर, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। We are right back after the break. You are watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है, और अगर इस दिन के हवाले से बात की जाए तो 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਚਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ रहन, अपने कल्चर नाल बहुत ज्यादा अटैच होन। ते मैं अगर अपनी गल करा, और रीजन व्हाई, मतलब हम इस पे हम बात करेंगे कि मादरी ज़बान में जो उर्दू में क्यों, पंजाबी में बोलो ना जमील, आपकी तो मादरी ज़बान करांगे कि मादरी ज़बान दा दिन मनान वास्ते क्यों मनाया जाता है, इसलिए कि बेसिकली आप अपना कल्चर ना भूलें। पंजाबी च दसो, माँ बोली कहते हैं ना इसको। जमील प्लीज तुसी पंजाबी च दसो। मेरी इतनी फ्लुएंट मेरी पंजाबी नहीं है। 1 and 0 इतनी फ्लुएंट नहीं है मेरी पंजाबी, इसलिए बगैर वक्त जाया किए हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। इकबाल कैसर साहब इस वक्त हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत सारा शुक्रिया तुस आज सारे स्टूडियोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਪੀ ਮਨਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਕਿ ਆਖਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਈ, ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰੰਗ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਪੁਠਾਰੀ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਲਹਿਜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ अकवाम मुतहदा दा ਵੱਲੋਂ मंजूर देने गए, और इस दिन ਦੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। इसीलिए इकबाल साहब इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो माँ बोली है, हाँ, उसको उसकी अहमियत क्या है,
उसको जिंदा रखना कितना जरूरी है और अपने बच्चों तक उसकी अहमियत को उजागर करना, इस दिन को मनाते रहना, ये कितना जरूरी है? हाँ जी, ये बहुत अहमियत ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6000 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-6000 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈक्ट करते हैं। अच्छा सर, देखिए अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है, हमें समझ आती है कि इंटरनेशनली भी इस लैंग्वेज को समझा जाता है, लेकिन अगर फोकस सिर्फ अंग्रेजी जबान पर ही हो और बच्चों को ये सिखाया ही ना जाए कि आपकी मादरी जबान क्या है या आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए। अगर हम स्कूल्स की बात करें, आप क्या समझते हैं कि बच्चों को ये जो अपनी जबान में एक सब्जेक्ट पढ़ाना कितना जरूरी है? जो अदब की अगर हम बात करें, पोएट्री की बात करें, अपनी जबान में बच्चों को ये पढ़ाना सिखाना कितना जरूरी अच्छा, है? इंटरेस्टिंगली हिना, इंटरेस्टिंगली इंग्लिश की का आपने जिक्र किया, तो इंग्लिश आज भी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोलने वाली जुबान है। पहले नंबर पर चाइनीज है, फिर फ्रेंच है, ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश आती है। और हमारा फोकस क्या है? अंग्रेजी अपना भूल जाओ, अपनी चाल भूल जाओ और बस अंग्रेजी सीखने पे लगा बच्चों को कुछ ना सिखाओ, बस अंग्रेजी में बात कर लो, कोई बात नहीं, उर्दू तो सीख ही जाएगा और सराइकी तो और पंजाबी तो सिखाने की क्या भी जरूरत लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन बस बोल रहे होते हैं ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਉਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 21 ਫਰਵਰੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ अपनी जबान वास्ते, ये उन्होंने याद से मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया के अंदर सर बच्चों की अगर थोड़ी सी हम बात करें, बच्चों को स्कूल्स में इस तरफ जो है ना किस तरह से राग़िब किया जाए कि वो अपनी मादरी जबान बोले, क्योंकि स्कूल्स का भी, जो कि बहुत अच्छी बात है, फोकस ज्यादा यही है कि जी अंग्रेजी बच्चे को आए, बच्चे को उर्दू ना आए कोई बात नहीं, बच्चा उर्दू में फेल हो रहा है, घर में उर्दू बोली जा रही है। हालांकि वो जो लर्निंग पीरियड है बच्चों का वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको आप बेशक 5-5, 10-10 ज़बानें भी सिखा दो, वो सीख जाते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन हमारा फोकस ये है, लेकिन इस मामले में हमारी पठान बरादरी बहुत अच्छी है। उनके आप छोटे छोटे बच्चे देखे पश्तो बोलते हैं, वो बहुत प्राउड फील करते हैं, मादरी जबान वो ओन करते हैं अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को। हम पता नहीं कौन सी कॉम्प्लेक्स कौम है। देखो एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सूबा है सिंध जिथे सिंधी जबान पढ़ाई जाती, बाकी किसी सूबे के अंदर उन्हां दी लोकल जबान जिहड़ी है वो नहीं पढ़ाई जाती। सब तो बड़ा मसला जिहड़ा साडा एजुकेशन दा है। अगर साडे बच्चे जिहड़े ने एजुकेशन दे अंदर एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट जिहड़ा है वो उन्हां बच्चों नूं पढ़ाया जाए कि यह तुहाडी जबान है, पाकिस्तान दी जिन्नियां जबानां ने एक बहुत खूबसूरती है, बहुत रंगा रंगी है और वो सारियां जबानां पाकिस्तानी जबानां ने, लेकिन साडे उत्ते जिहड़ियां मसलत कीतियां जांदियां ने वो पाकिस्तानी जबानां नहीं हैगियां। एग्जैक्टली साडी ज़मीन दी जिहड़ी जबान है सानू ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਘੁੱਗੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। यस, बिल्कुल। सो अगर अंजील बाइबल आई तो अबरानी दे विच आई, क्योंकि वो लोग जानते सन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कुरान आया तो अरबी दे विच आया, क्योंकि लोग जानते सन, वो आराम नाल उनसे क्या समझ गए। सो असी फितरत दे बिल्कुल मुखालिफ चलने पे हैं, जो एक गलत गल है। इकबाल साहब, मादरी जुबान को जिंदा रखने के लिए क्या
करने की ज़रूरत है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 10 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਨਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ, ਬਰਹਾवी, हिंद को, पंजाबी, सारी ज़बानें सारी। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, कौन कौन सी ज़बानें आती हैं? जी, आपको कौन कौन सी ज़बानें आती जी हैं? मैं सब तो ज़्यादा फोकस है मेरी अपनी मादरी ज़बान पंजाबी तो और पंजाबी के तमाम डायलैक्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ लहजे भी तो बहुत है ना, जिथे भी जाओ, यस, मैं उत्ते मैंने कोई ओदी पंजाबी की खूबसूरती देखे, जैसे जैसे इलाका बदलता है वैसे वैसे लहजा बदलता रहता है। पूरी दुनिया के अंदर ही मौजूद है, पूरी दुनिया कि में हर 20 मील तो बाद ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੌਸਮ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵਾਵਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਉਹ ਮੁਲਕ, ਤਮਾਮ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਵਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਗਰਮ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਵਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ, ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਠੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਢਿੱਡ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਢਿੱਡ। ਕਿਉਂ ਢਿੱਡ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ। सो एक साइंसी असूल, एक बड़ी फितरत दा असूल। टेक्निकल ये चीज आपने बताई है। एक फितरत दा असूल है। बिल्कुल। आहो और असली फितरत दे असूल तो बाहर नहीं जा सकते। इकबाल कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बहुत इनफैक्ट सीखने का मौका मिला आपसे हमें। Exactly। और बहुत ज़रूरी है, एक अंदाजे के मुताबिक नाज़रीन पूरी दुनिया में 7,000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तो आज का दिन आलमी सतह पर मादरी ज़बान का दिन मनाया जा रहा है। तो हमें भी अपनी ज़बानों को, जो मादरी ज़बानें हैं, उनको जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए और हमें इस कोशिश। कॉम्प्लेक्स से निकल आना चाहिए कि बच्चों को बस अंग्रेजी इंग्लिश सिखा दो। बोलनी है। यस, नहीं, हम ये भी जमीन, मुझे लगता है अंग्रेजी भी सिखाना चाहिए बच्चों को, पढ़ाना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप चाइनीज भी सीखें, हर लैंग्वेज सीखें। लेकिन अगर आप अपनी मादरी जबान आपको नहीं आती तो फिर कोई फायदा नहीं है बच्चों को अंग्रेजी, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच सिखाने का। सबसे पहला आपका मुझे लगता है फर्ज ये है कि बच्चों से जब आप इंटरेक्ट करें, आपका बच्चा पैदा होता है, जब घर में आप बच्चे से बात करें तो अपनी मादरी जबान में करें ताकि आपकी लैंग्वेज आगे से आगे जाए, अगली नस्लों में वो ट्रांसफर हो। बहुत सारी हम फैमिलीज को देखते हैं कि घरों में कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, बच्चे बिल्कुल अंग्रेजी बोल रहे हैं। और हमें ये लगता है कि जब ये बच्चे स्कूल जाएंगे ना तो हमारी ना बेइज्जती हो जाएगी, हमें ठीक है, हमें कूल नहीं लगेंगे, आप बहुत कूल लगेंगे अगर आपके बच्चे आपकी मादरी जबान बोलेंगे। और एक बात और बताऊं मैं, अभी हम ब्रेक लेते हुए भी बहुत कूल लगेंगे, ठीक है, बार-बार कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत ही स्पेशल गेस्ट होंगे हमारे साथ। बहुत सारे नाल एक स्पेशल गेस्ट हो सुन वक्त थी कि ब्रेक दा मादरी जबान दी गल पे थी, तो मैं सोचा ब्रेक ही अपनी मादरी जबान है ना, तो मैं जमील नू आख कि जमील नू बहुत जरूरत है अपनी मादरी जबान नू सिखाने दी, क्योंकि पंजाबी आती है, समझ भी आती है, आज कवर अप। लेकिन गिनिया जी एक ब्रेक बोलने में, ब्रेक के बाद बोलने में फ्लुएंसी नहीं है ना। देखते रवाए सुनो पाकिस्तान सुबह दी हर बात। गुड। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sayyid Noor Sahab, happy birthday to you। थैंक यू। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम इस वक्त हमारे साथ है, तकरीबन 300 फिल्में इन्होंने लिखी, 55 फिल्मों की हिदायतकारी की और 10 से ज़ायद नेशनल अवार्ड्स और बहुत से दूसरे एजाज़ात जीतने के बाद सैयद नूर को पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के आला तरीन शहरी एजाज सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। आज उनका बर्थडे है और आज उन्होंने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके बुलाने का शुक्रिया,
आपने इनवाइट किया, बड़ी मेहरबानी है। थैंक यू एंड Thank मैनी you for मैनी हैप्पी coming. रिटर्न्स ऑफ द डे। अब सैयद नूर साहब से हम पूछ लेते हैं कितने साल के हो गए? क्या आप भी अपनी उम्र छुपाते हैं खवातीन की तरह? नहीं, मैं 72 क्रॉस कर गया हूँ, 73 में माशाल्लाह। एंटर हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टिल वेरी यंग सर। सर ये बताइए कि बर्थडे पे मसरूफियात क्या होती हैं? क्या वो सरप्राइजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है रात 12 बजे, कोई केक लेके आ रहा है, कोई फोन कर रहा है, किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली वो सिलसिले ख़त्म हो गए सरप्राइज देने वाले। अब तो वो फेसबुक है या मैसेजेस हैं, वो करके सब समझते हैं कि उन्होंने फर्ज अदा कर दिया। तो फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस हैं और नॉर्मल मैसेजेस भी हैं जो मेरे नाम पे आए। सबसे ज्यादा बर्थडे सेलिब्रेट करने का आपकी जिंदगी में कौन सा फेज सबसे खुशगवार था? अर्ली एजेस, जवानी का, या फिल्म अर्ली एजेस में तो तसव्वुर ही नहीं था बर्थडे का। जिस कसम पुरसी में ज़िंदगी बसर हुई, जिस स्लम्स में हम रहे, जहाँ हम पले बढ़े, और जहाँ जैसे मेरा जो होश और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है वो ऑलमोस्ट 68 से शुरू होती है, जब मैं लिखना शुरू किया। एक रोज़नामा कोहिस्तान होता था वहाँ पे, और साथ में पढ़ते थे, और उससे जो पैसे मिलते थे उस आर्टिकल से वो हम फीस दिया करते थे। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ वहाँ से शुरू होती है। और बर्थडे का सिलसिला जो है वो ऑलमोस्ट जब फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो गए तो वहाँ से शुरू हुआ। और ये कामयाबी ही होती है जो आपको बहुत सारे लाइफ के पहलू जो है ना उजागर कर देती है। आपको मालूम नहीं भी होता तो आपके यार दोस्त, आपके चाहने वाले जो हैं, वो करते। आपको नॉर्मली खुद अपना बर्थडे याद रहता है या बस गुजर गया और आने वाला है? पूछ रही थी सर से कि क्या याद रहता है मसरूफियत की नहीं, वजह से? पहले याद नहीं रहता था, अब याद रहता है जी। अब पहले से फोन आ जाते हैं, जी आपने हमारी तरफ आना है, हमारी तरफ खाना खाना है। एक सिलसिला है जो मुझे बहुत अजीज है जी। एक छोटी सी वो इदारा है पाकिस्तान अवार्ड समथिंग। अमीन साहब एक बहुत ही कम पैसों वाले इदारे के मालिक हैं जी। और वो हर साल नहीं भूलते, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और किसी भी 5 स्टार होटल में वो ज़रूर करते हैं। आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कई सालों से हो रहा है, ऑलमोस्ट 15-16 साल से वो मुसलसल कर रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई कहता है जी। तो मैं कहता हूँ भी सारा दिन मैं अवेलेबल हूँ, 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मैं अमीन साहब के साथ हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा सर, सबसे पहले बर्थडे विश किसने की? घर में अगर मैं बात करूँ, फैमिली में बात करूँ, किसने? क्या दोस्तों ने, साइमा जी ने, किसने? दोनों ने, बेटियों ने भी और साइमा जी ने भी। साइमा जी ने सुबह किया जब मैं उठा हूँ, तो आंखें बंद ही उन्होंने मुझे कह दिया जी। और मैंने थैंक यू बोला तो आंखें खोल दी। अच्छा सर, वैसे जो बर्थडे होती है, गिफ्ट्स मिलने का भी एक सिलसिला होता है। आपको क्या याद पड़ता है कि किसी बर्थडे पे बड़ा कोई जबरदस्त किसी ने गिफ्ट दिया हो जो आज भी आपको याद है? दुआएं। अरे वाह, अरे वाह, खूबसूरत। और ये दुआएं हैं, मेरा ख्याल है कि हशाश बशाश आपको इस उम्र में नजर आ रहे हैं, तो बहरहाल दुआएं ही चाहिए। आपके लिए ढेरों दुआएं सैयद नूर साहब। अल्लाह ताला आपको मजीद सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी हो आपकी। थैंक यू आने वाली भी। अच्छा सर, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमारे देखने वालों को बताएं, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? देखिए, अभी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। देखिए, फिल्म लार्जर देन लाइफ मीडियम है, ये हम नहीं सोचते। ये लार्जर देन लाइफ मौला जट ना होती ना तो वो इतना बड़ा बिजनेस ना कर। जो आप नहीं सोच सकते वो फिल्म है, जो आप सोच सकते हैं वो टीवी ड्रामा है। exactly. लोग सोच नहीं सकते थे कि मौला जाट इस तरह की होगी। तो मैं भी सोचता रहता हूँ अक्सर कि भी मुझे क्या बनाना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो रूटीन की ना हो, जो लोग कहें यार ये क्या है, ये तो पता है, हमें ये देखा। तो मैंने एक फिल्म बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है जी। ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा सिंह इज अ सिख बॉय जो चंडीगढ़ में रहता है और कनाडा में पढ़ा है एक लाहौरी लड़के के साथ। ओह, इंटरेस्टिंग। और जब वो ग्रेजुएट होके जाते हैं वापस, वो अपने चंडीगढ़ जाता है, वो लाहौर आ जाता है
तो वहाँ से वो कहता यार मैं ये सुन रहा हूँ, तुमने भी मुझे कहा था जिन्हें लाहौर नहीं देखे हो जमिया ही नहीं। तो मैं लाहौर देखना चाहता। अरे वाह, फिर वो लाहौर देखने आता फिर वो लाहौर देखने आता है, तो फिर सारी कहानियाँ डेवलप होती है। Okay. वो उसकी थ्रू हिज आइज मैं लाहौर को एक्सप्लोर करूँगा, लाहौर की खूबसूरती, लाहौर के खाने, लाहौर अरे की वाह। मोहब्बतें, लाहौर का जो अंदरून लाहौर हो गया, कल्चर हो गया। अंदरून लाहौर तो बहुत ज्यादा उसमें। हाँ, अच्छा, जबरदस्त। अंदर असल लाहौर तो वही है। जी हाँ, जी हाँ। असल लाहौर तो अब तो लाहौर इतना एक्सपैंड हो गया है, अब तो इधर से खैर छोड़े अब तो चारों तरफ से लाहौर फैल गया। असल लाहौर की खूबसूरती तो जी हाँ, जी हाँ। और सुखेना साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्रेडिट जाता है कामरान लशारी साहब को जी। थोड़ा बहुत लाहौर जो बचा के रखा हाँ जी। है, वो उन्होंने वॉल सिटी और ये वो सब बना के, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, तो उसको भी हमने किया है फिल्म में सारा। तो इस किस्म की बड़ी कॉमेडी और म्यूज़िक, गाने, क्योंकि गाने जो हैं ये एक किसी भी फिल्म की बैकबोन है। लेकिन फिलहाल तो बिलाल लशारी ने साबित किया है कि गाने ना भी हों तो फिल्म इतना अच्छा बिजनेस कर जाती है। बेशक। लेकिन मेरा जो है फार्मूला या मेरा जो स्टाइल है काम करने का, मैं म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, एंटरटेनमेंट पे। ये जितनी भी मेरी पंजाबी फिल्में ख़ास तौर पे, उर्दू फिल्मों का भी बहुत म्यूज़िक हिट हुआ। सरगम का आप देखें, ढोलकी बजाओ गोरी, और वो फिर जीवा का जानू सुन ज़रा, फिर घूंघट का शाम का एक पहर मेरे नाम करो, फिर कानों में झुमका, मतलब जितने भी so many, बिल्कुल। हर फिल्म का म्यूज़िक जो है वो हिट हुआ है। तो म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, लेकिन म्यूज़िक का स्टाइल बदल गया। हाँ जी, है ना, म्यूज़िक का स्टाइल बदल गया। अब सिर्फ बीट पे लोग जाते हैं, लिरिक्स पे नहीं जाते। उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो ट्यून है, हाँ वो जो दिल को छूती है, उस तरफ नहीं जाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस तरफ फोकस कर रहा हूँ, और इसमें पंजाबी गाने बिल्कुल वो सिख अगर गाता है तो वो अपने स्टाइल में गाता है, हाँ और यहाँ के लोग अगर गाते हैं तो वो अपने स्टाइल में अपने गाते स्टाइल में बिल्कुल। ये जो आपकी फिल्म है, इसमें ये पंजाबी। अरे वाह, और पंजाबी गाने होंगे और पंजाबी गाने, कल्चरल थोड़े बिल्कुल लिरिक्स पे भी आपका उस पे। तो सर अभी कास्ट के बारे में कुछ बताएंगे या अभी रिवील नहीं करेंगे? नहीं कर सकते हैं, कास्ट में कर सकते हैं। कास्ट में एक नया लड़का है जो ये ललकारा सिंह का रोल कर रहा है। हाँ जी। और उसकी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में नई है। जी जी, अच्छा। वो ऐसा है। वो रियाज शाहिद साहब के 3 बच्चे जी, एक शान जी, एक इजाज, एक जरका जी। जरका उनकी बड़ी बहन है। हाँ जी। उनका बेटा है ईसा। ओके, तो ही इज डूइंग वेरी वेल। इतना अच्छा उस बच्चे ने परफॉर्म किया है, इतना अच्छा कि वो बयान से बाहर है। सर आपके बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि आप नए लोगों को चांस देते हैं, न्यू फेसेस को आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और बहुत सारे न्यू फेसेस को आपने इंट्रोड्यूस करवाया और आज वो जबरदस्त एक्टर्स हैं, दुनिया उनको जानती है। क्यों भला? क्यों भला? क्यों? ये खुद को नया कर लेता हूँ। अरे वाह, मेरा काम नया हो जाता है। अब जो आप काम करने जा रहे हैं नए लड़कों के साथ, नए एक्टर्स के साथ, नए टेक्नीशियंस के साथ, तो आप खुद नए हो जाते हैं। आप में एक वो तब्दीली का आंसर नुमाया नजर आता है। yes. अगर अब सैयद नूर साहब, आई मस्ट से कि अगर हमारे 90s के एरा के जो डायरेक्टर्स हैं, नो हार्ड वर्ड्स लाइक ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप को अगर थोड़ा इसी मुताबिक थोड़ा चेंज करते, मॉडर्न करते, तो हम आज सिनेमा रिवाइवल की बात ना कर रहे होते। हम भी वक्त के साथ साथ चल रहे होते। और अब सिनेमा रिवाइवल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ा एक डिप हमने देखा, जिसके बाद अब फिर इंक्लूडिंग यू कुछ नया काम जो मेन बात है ना, जो हम जिसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हमने मासिस को सिनेमा से दूर कर दिया। अब ये 1500 रुपए की, 1200 रुपए की टिकट है, और वो एक आम शहरी जो है, एक मजदूर, एक क्लर्क, एक छोटी जॉब करने वाला शख्स अपनी फैमिली को लेके नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो जब तक वो रहा है, अब आपको मैं एक रिकॉर्ड बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। 68 में शायद चूड़ियाँ रिलीज हुई थी, उस वक्त 35 रुपए की टिकट, 35 रुपीज जी। और उस वक्त उसने 40 करोड़ का बिजनेस किया था। ओह माय गॉड, या 40 करोड़ का।
तो आज जो फिल्म है जो 1500-1200 रुपए के साथ सिवाय मौला जट के इतना बिजनेस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है कि लोग बहुतात में नहीं आते। लोग जो एफोर्ड करते हैं वो लोग आ जाते हैं, गाड़ियों वाले ये वो पॉपकॉर्न भी खरीद लेते हैं, वो कोक भी ले लेते हैं, लेकिन आम आदमी अंदर एंटर भी नहीं हो सकता। क्यों सिनेमा में कैसे जाएगा वो? बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल सही। और सर इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हर क्लास के लिए, एलीट क्लास के लिए सिनेमाज है, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, हर तबके से ताल्लुक रखने वाले। हाँ, अभी तक सिंगल स्क्रीन सिनेमा वहाँ एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल। और वहाँ ज्यादा बिजनेस है। आपको बताऊँ वहाँ ज्यादा बिजनेस है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा बिजनेस होगा। अच्छा सर, और मुझे चूड़ियां से याद आया, सॉरी हिना आपकी बात काट रहा हूँ, कि चूड़ियां फिल्म की जो हिस्ट्री है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। लाइक वो शायद 3 दहाइयों तक चली थी। वो वाहिद फिल्म थी कि वो 90s में भी सिनेमाज में, 80s और 90s में भी वो सिनेमा की जीनत बनी रही। मतलब जब बीच में कुछ एक पॉज आता था तो तब चूड़ियां फिल्म लगती थी और लोग उसी शौक से देखने जाते थे। आई स्टिल रिमेम्बर। आज भी सब आज भी लोग जब जिक्र करते हैं तो चूड़ियां का ही करते हैं। हालांकि उससे ज्यादा बड़ी हिट्स है मेरी, उर्दू में बेपनाह मेरी हिट फिल्म्स हैं। और मुझे अपनी दीवाने तेरे प्यार के नहीं भूलती, जिसमें मैंने मोहम्मद राना को इंट्रोड्यूस कराया था, जिया अली को और मोहम्मद राना। बिल्कुल इतनी खूबसूरत वो फिल्म थी। जीवा थी, घूंघट थी, हवाएं थी, डाकू रानी थी। डाकू रानी वाज एक्शन फिल्म। एग्जैक्टली। तो ये फिल्में थी। सरगम थी। हाँ जी। सरगम अदनान समी को जिसमें इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल। लेकिन लोग चूड़ियां का जिक्र करते हैं। और लेकिन फिर आगे चल के पंजाबी में वो 5 साल रनिंग टाइम है मेरी फिल्म का, वो जो है मजाजन। हाँ जी, यस, दैट इज बेस्ड ऑन म्यूजिक। आप ये देखिए 8-10 गाने थे उसमें। तो ये अब ऐसे अब 8-10 हफ्ते नहीं चलती फिल्म। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। वो उसकी फिल्म की वो लाइफ ही नहीं होती। अच्छा सर, गानों की आपने बात की, आपने माशाल्लाह इतने सुपरहिट गाने दिए। बताएं कि अपनी फिल्म का कौन सा गाना आपका पर्सनल फेवरेट है जो आप अक्सर आज भी सुनते हैं? मुझे ऑलमोस्ट सारे पसंद हैं। पसंद ना होते तो वो रिकॉर्ड ना होते। खूबसूरत सैयद नूर साहब की हर बात में इतना दम है, फैक्ट है। लेकिन सर कुछ गाने होते हैं, चले 5 गाने 10 गाने जो दिल के बहुत, जो आप कभी भी सुन सकते हैं, या चले एक गाना ऐसा बता दें कुछ। वो जानू सुन जरा। जानू सुना। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। वो वैसे आज भी मुझे वो वक्त याद है कि वो इतना गाना रेडियो पर, लोगों की कैसेट्स में और हर जगह लोग गुनगुना भी रहे होते थे। बिल्कुल। तो आज के दौर के हिसाब से सैयद नूर साहब, आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले हिदायतकारों को, डायरेक्टर्स को जो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एंटरटेनिंग फिल्म्स बननी चाहिए। फिल्म है ही एंटरटेनमेंट। सो ट्रू। हाँ जी, अगर आपने कोई मैसेज देना है तो उसको पैरेलल सिनेमा की तरफ जाएं, जिसके अब अभी हम मुतहम्मिल नहीं है, इसलिए कि अभी हम डामाडोल हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है ऐसे ही है, रिवाइवल की तरफ जा रही है। पता नहीं कितना वक्त बनता है, कितना नहीं बनता, क्या सपोर्ट मिलती है, क्या नहीं मिलती। तो एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करें और म्यूज़िक पे ध्यान दें और लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाएं। बिलाल निशारी से सीखें। लार्जर देन लाइफ मैं तो सीख रहा हूँ उससे। वर्ड यूज किया। नहीं, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। आपने यूज किए हैं सीरियसली। सब्जेक्ट पे बात अगर करेंगे, किन सब्जेक्ट्स पर आप समझते हैं कि फिल्म्स बनना जरूरी है हमारी, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें उसके रिवाइवल के लिए? देखिए, रिश्तों के तकद्दुस पे बननी चाहिए फिल्म, उसमें एंटरटेनमेंट निकालना चाहिए। फिर रोमांस पे, रोमांस मेन टूर है फिल्म का। आप ये देखें, बड़ी से बड़ी फिल्म देख लें, चाहे वो किसी बड़े मकसद के लिए बनी है, उसमें भी रोमांस का एक एंगल होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो अगर आप रोमांस पे बेस करके फिल्म बनाएंगे तो उसमें एंटरटेनमेंट भी आ जाएगी, कॉमेडी भी आ जाएगी, म्यूजिक का बड़ा मार्जिन, गानों का बहुत अच्छा मार्जिन निकल आएगा। तो मैं समझता हूँ रोमांटिक फिल्म बननी चाहिए। सैयद नूर साहब, एक वक्त होता था जब पाकिस्तान के ड्रामाज और फिल्मों को हमसाया ममालिक में कॉपी किया जाता था और कोशिश की जाती थी सेम उसी तरह का बनाने की, या मैं कंटेंट चोरी तो नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि आप एक ट्रेंड सेटर हो जाते हैं मार्केट में। लेकिन आज क्या है कि हम बेसिकली
वो सारी चीज़ें कॉपी कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर कॉमेडी और रोमांस, लव स्टोरीज, इस तरह की अब जो एक कल्चर चल पड़ा है, तो वो क्यों हम अपना कंटेंट बनाना क्यों भूल गए? हमारी नाकामी की वजह ये है, आज अगर सिनेमा पावरफुल नहीं है तो हम इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के एक्टर्स कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, हमारे एक्टर्स ये फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में किस किस्म की फिल्मों में क्या होता है, हम वो फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या था कि जितने भी फिल्म मेकर्स थे, हमारे सीनियर्स जो थे, वो अपना एक कंटेंट लेके आते थे, अपना स्टाइल, सबका एक हसन तारिक साहब अपने स्टाइल की फिल्म बनाते थे। मेरे उस्ताद है सुलेमान साहब, उस्ताद मोहतरम जो है, वो अपनी स्टाइल की फिल्म बनाते थे। नजरुल इस्लाम साहब अपने स्टाइल की फिल्म बनाते थे। पैरेलली पंजाबी फिल्म होती थी, हैदर चौधरी साहब अपनी फिल्म बना रहे हैं जी, वहीद डार साहब अपनी, तो इस किस्म के होता था। अब क्या है कि हम इंडिया का क्या भी, इंडिया का जो स्टाइल है वो तो सब देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप भी उसी अंदाज में बनाएंगे तो फेलियर है। बिल्कुल जो आपने कहा फेलियर है। आप खुद से कुछ नया नहीं ला रहे एग्जैक्टली मार्केट में। और ड्रामास की तो फिर क्या ही बात करें। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, ड्रामा मेरी फील्ड नहीं है और मैं कभी करता भी नहीं हूँ किसी। ठीक हो गया सर। अगर आप अपकमिंग एक्टर्स की बात करें, आपको क्या लगता है कि जितना सोशल मीडिया का लोगों के पास एक्सेस है, सारी चीज़ों से हट के क्या रुझान उधर बढ़ गया है, क्या तवज्जो या वो जो अटेंशन एक्टर्स पहले देते थे बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ना, आज के एक्टर्स में, आज की नई नौजवान नस्ल में किन चीज़ों की आप कमी देखते हैं? क्या देखते हैं कि ये पहले एक्टर्स में ये चीज़ हुआ करती थी, अब नहीं है? अब फैशन ज़्यादा है और मेहनत कम है। एक्टिंग का जो पैशन है वो कम है। पैशन नहीं है, मतलब रोल में जाना। और मैं ये देखता हूँ कि एक सेट पे 4 एक्टर्स हैं, चारों अलग अलग बैठे हुए हैं, चारों वो देख रहे हैं उसने क्या फरमाइश की है वो करेगा, उसने क्या कहा ऑर्डर किया मैं वो ऑर्डर कर दूं, वो ऑर्डर कर दूंगा। अच्छा वो इतना लेट आया, मैं कल इससे ज़्यादा लेट आऊँगा। कोई अच्छाई की तरफ नहीं है। तो यही वजह है कि आज का एक्टर जो है, मैं ये समझता हूँ ख़ास तौर पे फीमेल एक्टर्स बहुत कम हैं, जो मसलन जैसे माहिरा खान है, वो बहुत मेहनत करती है, महविश भी, लेकिन उसका देखा देखी बाकी जो एक्ट्रेसेस हैं वो फैशन की तरफ ज़्यादा ध्यान है, वैनिटी मंगवा लें, ये कर लें। हमारी एक्ट्रेसेस आप ये देखें घर से पंखा लेके आती थी हाथ वाला, हाँ सेट पे बैठे हुए होता था। सबिया खानम मैडम बैठी हुई है, पंखा चल रही है, फ्लोर में सख्त सर्दी है तो कोयले जलाए हुए हैं जी, और वो अपने काम की तरफ। आपको एक मैं मज़े की बात बताता हूँ, मैडम शमीमा वो खड़ी हैं, लाइट अप कर रहा है कैमरामैन, 1 घंटा लगता था सिर्फ क्लोज अप लाइट अप करने के लिए, वो 1 घंटा खड़ी है। अरे वाह। मतलब जितनी भी एक्ट्रेसेस थी सीनियर, मतलब यहाँ तक रीमा तक, साइमा तक, ये सब मेहनत करती थी। तो आज की एक्ट्रेस क्या कहती है, किसी को खड़ा करके कर लेना जी। अब वो तो तुमने मेकअप किया हुआ है, तुम फेयर कलर में हो, बिल्कुल, है जी, और वो काला स्याह आगे आगे खड़ा हुआ है घंटे के लिए। अब अपर्चर लाइट का ये कैमरामैन समझेंगे कि वो जो लाइट का जो बिल्कुल किसी और करेक्टर पे लाइट हो जाएगी, बिल्कुल, तो आपका करेक्टर आपका कॉम्प्लेक्शन में जब फर्क आएगा फिर आप कहेंगे मैं ठीक नहीं है, फिर आप कहेंगे ब्राइट करे। और फिर अच्छा एक अजीब आ गया है कि ये वीडियो सेट के ऊपर होता है। हमने तो सारा अंधेरे में बनाई है फिल्में, आंख लगा के नजर भी नहीं आता था, सिर्फ फ्रेम देखा है कि क्या फ्रेम है, बाकी कैमरामैन पे, ऑपरेटिव कैमरामैन पे छोड़ दिया, उसको समझा दिया मूवमेंट क्या है। फिर जब रश चलता था, अभी क्या है कि ये शॉट, एक तो शॉट जब होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ जी दिखाएं जी दिखाएं जी दिखाएं, हाँ देख रहे होते हैं। अच्छा अब लाइटिंग हो गई है, हीरोइन कहेगी मुझे दिखाएं जरा मैं कैसे आ रही हूँ। अब दिखने पे ज्यादा फोकस है, अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस है, कंटेंट पे, डायलॉग्स डिलीवरी पे ज्यादा फोकस है, सही बात पे ज्यादा फोकस है, और कंटेंट ना हो और कोई डजंट मैटर। और मैं ये उन पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उनको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनको एक टिप दे रहा हूँ कि खुदारा अपने अंदाज को बदले, अपनी डेडिकेशन की तरफ आए। बिल्कुल, दैट इज इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली, आपकी डेडिकेशन, पैशन टू सक्सेस आई वुड से। हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो स्टेज से गुजरी हैं, उन्होंने मेहनतें की हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट याद की हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं घंटा घंटा खड़ी होती थी वो। अच्छा एक और मुझे नहीं समझ आती,
जी। वो कहेंगे, एक्ट्रेसेस कहेंगी स्क्रिप्ट भिजवा दें। अच्छा, एक तो पहली बात ये है कि ये वैसे ही मायूब है भी, जो डायरेक्टर फिल्म बना रहा है उसने मेहनत की होगी स्क्रिप्ट के ऊपर, तभी तो वो बना रहा है, इतना पैसा वो लगा रहा है, तो ऐसे तो नहीं लगा रहा किसी आम से स्क्रिप्ट पे या आम से बात पे। हाँ, अगर आपको अपना रोल जानना है तो आप मीटिंग करें डायरेक्टर के साथ में, कहिए मुझे पता है, Exactly, बैठें, डिस्कस करें, सवाल करें इसका क्या नफ्सियात क्या है, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, वो सारा वो आपका हक है। लेकिन जज करना किसी को जी आप ये भेजेंगे तो हम करेंगे, पहले मैं देखूं जी मुझे पसंद आता है कि नहीं स्क्रिप्ट, मुझे अपना रोल पसंद आता है या नहीं, और वो ये नहीं सोचती कि हमें वो पसंद आती है कि नहीं, या हमें वो पसंद आता है कि नहीं। ट्रू दैट। सैयद नूर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपकी बातें सुन के। हमारे लिए ये ऑनर की बात थी कि आप अपने बर्थडे वाले दिन हमारे सेट पर तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आने का बहुत शुक्रिया। आपकी सालगिरह की सुबह आप हमारे साथ मना रहे हैं, ये हमारे लिए एजाज की बात है। बिल्कुल। तो अब केक को हम मजीद इंतजार नहीं करवाते। आई थिंक आइसक्रीम केक है तो जल्दी से काट लेते हैं। अच्छा, मेरे पीछे वायर्स और माइक सारे फिक्स हुए हैं, आई वांटेड टू स्टार्ट। नहीं, आप अपनी अपनी जगह पे बैठे, अब वो ये रूटीन खत्म करेंगे जी, आप इर्द गिर्द सब लोग। मैं केक काटता हूँ और मैं पेश करता हूँ। जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर सैयद नूर, हैप्पी बर्थडे टू यू। Many happy returns of the day। आप ले प्लीज, because it's your birthday। देखिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी मैनेजमेंट का, आपके चैनल का। आज पहली बार मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत डिसेंट एनवायरनमेंट है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं अब मैं सेकंड करूंगा आपकी बात को। मैंने बड़े चैनल्स में काम किया, तो ये जो आपने डिसेंट वर्ड यूज किया ना, आपने, मैं कहता हूँ कि बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया कि डिसेंसी, प्रोफेशनलिज्म। बहुत मुबारकबाद। और मैं यही कहूँगा उसके साहब कि खबरें सुन के लोग की पागल हो गए, थक गए नहीं। सही बात है, एंटरटेनमेंट ले आओ। हाँ जी, खबरें चुई कोई एंटरटेनमेंट, खबरों में भी एंटरटेनमेंट होने सर, बहुत आपकी जबरदस्त सजेशन है। आज की मैं आपको आइडियाज दूंगा सर, आप मोस्ट वेलकम सर। आज की सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट आई खबरों में। लोग कहते हैं सुबह कहानी और शाम बना दी गई है, जबरदस्ती ठोस दी गई है। बिल्कुल सर, आप हमें आइडियाज दें, हम उन पर काम करेंगे। वेरी सॉरी ना जी, आप जो दोनों बैठे हैं, अगर अभी आप चैनल घुमाना शुरू करें, हर चैनल पे ऐसे दो बैठे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या नया हो रहा है? सब वही क्लीशे है। वेरी सॉरी, मैं मतलब मेरा ख्याल है अब तीन बिठा ले। सर, हमें कुछ नया करने के लिए फिर ये आपने आइडियाज देने, जो आपने आइडियाज की बात जरूर, आप जैसा हमें ब्रेन चाहिए। तीन बिठाएंगे अब हम। ये मैं सैयद नूर साहब से ना अभी एक ब्रेक में मैं तो डिस्कस करता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं जरा, ब्रेक के बाद हासिल होंगे। ये तीन वाला आइडिया अच्छा है। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। बहुत अहम मामले पर अब हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है लाहौर में। सीटीओ लाहौर का आदि गदागरों भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, और अब ये देखने में भी आ रहा है कि इन गदागरों के खिलाफ बहुत तेज़ी से जो है वो क्रैकडाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि जाली माजूरी का रूप धार कर भीख मांगने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। तो सीटीओ मुस्तनसिर फिरोज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तनसिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू जमील, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपने हमारी भी और लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई। और बिलाशुबा अर्बन सेंटर में जैसे लाहौर है, उसमें ये पेशावर गदागरी, प्रोफेशनल बेगिंग, ये एक बड़ा इशू है जिससे उससे लोग तंग रहते हैं। लाहौर पुलिस ने इस पे भाई एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है, जिसके 3 पार्ट्स हैं जी। फर्स्ट पार्ट में तो हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मिलकर हमने स्पेशल टीम बनाई है, ताकि छोटे बच्चे जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, और मोस्टली उनके पेरेंट्स ही उनको इस काम में इन्वॉल्व करते हैं, उनको इस काम से डिसएंगेज किया जाए, उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सेंटर्स में ले जाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि वो माशरे की कारआमद बन सके। जी, अच्छा मुस्तनसिर साहब, इस तरह के क्रैकडाउन अक्सर शुरू किए जाते हैं लेकिन बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे ही खत्म हो जाते हैं।
आप क्या समझते हैं कि फॉलो अप लेना कितना ज़रूरी है और मुस्तकबिल बुनियादों पर इस पर काम करना कितना ज़रूरी है और इस पर काम क्यों नहीं होता? मतलब अगर हम इसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखें तो उस लिहाज से काम नहीं किया जाता। आप जो कह रही हो देखिए, होता है ऐसे कि जो चैलेंजेस हैं पुलिस में, देयर एवर ग्रोइंग चैलेंजेस, कभी रोड ब्लॉक्स के हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर के हैं, कभी सिक्योरिटी के हैं, कभी जैसे PSL आ जाएगा। तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन तो वही है जो लिमिटेड नंबर आपके शहर में अवेलेबल है। डेफिनेटली उनकी अटेंशन स्विच होती रहती है फ्रॉम वन इशू टू अनदर। और एट टाइम्स शायद ऐसे जैसे भी PSL स्टार्ट होगा तो आपके इल्म में है कि वो बल्क ऑफ पुलिस ड्यूटी जो है वो PSL पे डिप्लॉय हो जाएगी, और शायद बाकी जो इश्यूज है इस किस्म के वो इतने फोर फ्रंट पे ना रहें। लेकिन हमारी फिर भी कोशिश होगी कि स्पेशल टीम्स इस पे काम करती रहें ताकि ये इशू बिल्कुल नेग्लेक्ट ना हो, बल्कि इस पे साथ साथ काम जारी रहे। बिल्कुल सही। मुस्तनसर साहब, मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपका ये जो फैसला है, क्योंकि पूरे मुल्क में तो मैं इसको ज़रूर कोट करना चाहूँगा, लेकिन लाहौर में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अब हमें तादाद में भी इजाफा नज़र आ रहा है। फिर लोगों को तंग करना, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब करना, फिर गालम गलोच और इस तरह वाले सारे मामला होते हैं, बदतमीज़ी भी आता है। अच्छा मुस्तनसर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या है? बेसिकली ये क्रैकडाउन का आगाज़ किस तरह होगा, इसके कितने फेजेस होंगे, क्या ये सिग्नल से शुरू होगा, बाकी रोड्स तक भी जाएगा, किस तरह ये पूरा मुकम्मल होगा? जी भाई, इसके देखिए 3 फेजेज हैं। फर्स्ट फेज में तो जो चाइल्ड लेबर हैं, चाइल्ड बेगर हैं, जो बच्चे बेकारी इस काम में इन्वॉल्व हैं, मोस्टली उसके पेरेंट्स ने ही उनको इस काम में लगाया है। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मिलकर टीम्स बनाई हैं। वो टीम्स हमारी शहर का सर्वे करती हैं और वो इन बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लेके जाएंगी, इनको रिहेबिलिटेट करेंगी और उनको मुआशरे का कारआमद फर्द बनाएंगी ताकि इस काम में दोबारा वो ना आ सके। जबरदस्त जी। सेकंड, ये जो प्रोफेशनल आदि बेकारी नशई हैं जो कि चौकों चौराहों पे, मार्केट्स के अतराफ में, मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे इससे करीब खाली स्पॉट्स है वहाँ पे आपको पड़े हुए नजर आते हैं और ये भीख भी मांगते हैं, चोरी चिकारी भी करते हैं और भी कुछ चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जी। तो इसके लिए हमने जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है उनसे बात की है, उन्होंने हमें फीस एलोकेट की। हम इंशाल्लाह ताला इनको लेके जाएंगे, वहाँ पे इनके असेसमेंट करवाएंगे और उनका बाकायदा ट्रीटमेंट कराएंगे ताकि ये इस मुसीबत से छुड़ा के मुआशरे के कारआमद बन सकें। तो इस बात का एहसास है कि प्राइवेट सेक्टर में इलाज बहुत महंगा है, सहूलियात भी नापेद हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में शायद उतनी कैपेसिटी ना हो, लेकिन इससे एटलीस्ट ये दिस विल बी अ फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और साथ ही जब हमारे पास टोटल नंबर आ जाता है तो हम गवर्नमेंट को कहने के काबिल होंगे कि आप अपनी तादाद बेड्स की इन हॉस्पिटल में बढ़ा सकें। ठीक हो गया। थर्ड फेज जी, थर्ड एंड फाइनल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने तकरीबन 136 के करीब ऐसे ठेकेदारों की, ऐसे लोगों की निशानदेही की है जो कि प्रोफेशनली ये काम करते हैं, जो ना सिर्फ खुद भीख मांगते हैं बल्कि लोगों को लाते हैं, चौकों चौराहों पे काबिज होते हैं और लोगों से भीख मंगवाते हैं। और वो 136 लोग वो हैं जो कि प्रोफेशनली इस काम में इन्वॉल्व हैं, जिनका और कोई धंधा इसके अलावा है ही नहीं। तो वो हमने सिक्योरिटी में एक बड़ी इलेबोरेट वर्किंग की है, वो हम ऑपरेशन पुलिस के साथ मिलके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। FIR भी दर्ज करेंगे, रिपीट ऑफेंडर होंगे तो डिटेन भी करवाएंगे, जो भी लीगल एक्शन करना पड़ा इंशाल्लाह ताला करेंगे ताकि आपको उनसे निजात दिला सकें। जी। अच्छा मुस्तनसर साहब, ये जो प्रोफेशनल आपने बेगर्स की बात की, आप ये बताइएगा कि इनकी सज़ा क्या होती है कानूनी तौर पर अगर हम बात करें, बिकॉज ये लोग काम काज नहीं करते, बिल्कुल इनके हाथ पैर सलामत होते हैं, अक्सर तो जो है ना वो पैरालाइज्ड होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई ना कोई माजूरी का बहाना बनाकर जो भीख मांग रहे होते हैं, इनकी सज़ा क्या है? एक बात आपकी एक बिल्कुल दोस्त है उसमें है ऐसे कि अभी करंट कानून में ये एक अवेलेबल ऑफेंस कि उसके ऑफेंस में उसकी बेल हो जाती है और 6 मंथ तक सही सेंटेंस है, प्रिसाइजली फ्रेंकली मुझे याद नहीं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इस कानून में ये अमेंडमेंट करवा रहे हैं कि जो रिपीट ऑफेंडर है कि एक दफा जो जुर्म करे तो ठीक, जो दूसरी दफा तीसरी दफा ये रिपीट ऑफेंडर हो, जो आदि मुजरम हो, उसके लिए सजा में इजाफा किया जाए। और ये एक PPC पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 675 ऑलरेडी मौजूद है। इंशाल्लाह उसका जब इतलाक हो जाता है तो उससे इसमें बहुत फायदा आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुस्तनसर फिरोज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ये बहुत इनिशिएटिव है क्योंकि इस क्रैकडाउन के बाद हमें सिग्नल्स पर, रोड्स पर
देखिए मैं तो ही ना ये भी कहूँगा गदाकों की कमी में कमी नजर आएगी हमें, और जो प्रोफेशनल है खास तौर पर जो होते हैं बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन चूंकि Pretend कर रहे होते हैं अच्छा फिर इनके जो सहूलतकार है, सहूलतकार तो नहीं कहूँगा, बेसिकली मैं ये कहूँगा कि जो एक इनको यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, माफिया है जो, इनको ठेकेदार कहा जाता है ना, ऐसे ही है। इनके ठेके होते हैं। और ये चार सिग्नल फलाके हैं, बाकी 8 फलाके, और आपस में लड़ाई हो लड़ाइयाँ। जाती है। अगर कोई Yes. और आप किसी के सिग्नल पर चले जाएं, आप वहां पर देखें तो वो बाकायदा लड़ाई हो जाती है कि फिर ये लाइन मेरी है। फिर ये भी लेन, अगर एक 4 बैगर्स हैं एक इशारे पे, उनकी लेन्स डिसाइड होती तुमने हैं, इधर नहीं कि आना। पहली लेन मेरी है, दूसरी है, तीसरी और चौथी अच्छा है। जमील, ये जो ऑफिस आते हुए मैं रोज सिग्नल पर देखती हूँ, एक ही रोज जो है ना मुझे खातून नजर आती हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, उनके हाथ पैर बिल्कुल सलामत हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ ऐसे लोगों को देख कर के किसी के घर में काम भी कर सकती हैं, या हाउस हेल्प के तौर पर भी जा सकती है, मेड भी बन सकती है, किसी कैफेटेरिया कैंटीन पे भी काम कर आपकी सकती हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ना मैं ज्यादा जमील- कसूरवार उन ठेकेदारों को समझता हूँ, क्योंकि वो बेसिकली इन लोगों को ना पैसे दे के खरीद लेते हैं बेसिकली किसी ना किसी बहाने से, और फिर उनको वो मजबूर करते हैं कि वो इनसे काम करवाया जाए, इस तरह से भीख beggars, मंगवाई उनको जाए। भीख मंगवाई जाए और जगह जगह उनको खड़े कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्रैकडाउन उनके खिलाफ एक सख्त तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। कहा जाता है कि उनके हाथ बड़े लंबे हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो या फिर पुलिस हो, वहां से लोगों को छुड़वा कर भी ले जाते इस तरह हैं। के क्रैकडाउन अगर शुरू होते हैं तो फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है, देखें कि उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, कहां पर हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और सख्त किस्म की इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। True, बिल्कुल। तो फॉलो अप अगेन लेते रहना चाहिए, वरना हमारे मुआशरे में तब्दीली नहीं आ सकती। बिल्कुल। फॉलो अप अगर से हम- याद आया कि हम PSL का थोड़ा फॉलो अप लेते हैं। Follow up लेना इरफान जरूरी है। ज़हीर साहब हमारे साथ होंगे, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तब तक हम केक खा लेते हैं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अच्छा And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात, और हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंकर पर्सन इरफान ज़हीर साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे शो का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, जी। बहुत खुशगवार बनाकर आप चले जाते हैं, ठीक है? तो इसमें तो कोई शक नहीं। ये भी मेरा ख्याल है कि इस चीज को भी अप्रिशिएट करना अप्रिशिएट चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव Positive वाइब्स, energy। जिनकी हम अक्सर बात हमेशा से करते जिस हैं। तरह हम कहते हैं कि लेकिन कल के मैच में जो है ना, वो क्या हुआ है, वो क्वेटा वालों को बिल्कुल पेशावर वालों से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई। क्या बनाएंगे कल? क्या हुआ है कल? वैसे कोयटा- 4 विकेटों से शिकस्त। जी, कोयटा का बेसिकली लास्ट सीजन से बड़ी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, और इस दफ़ा लग रही थी कि पिक ज़रा ज़्यादा अच्छी है, बैलेंस है। बट हम जैसे बात की कि मोमेंटम बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कोयटा कोई पावर हिटर मिस कर रहा है मिडिल ऑर्डर के अंदर खास तौर पे। ओपनर्स पे बहुत रिलाई कर रहे हैं, जैसन रॉय पे, गप्टल पे। रॉय बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, गप्टल ने लास्ट इनिंग्स बहुत अच्छी खेली थी, और हमने देखा कि उनके नंबर 3 या 4 पे भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आके मिडिल ओवर में भी रन तेज करे। तो ये एक प्रॉब्लम है, और अगर आप बंगल ज़ई को पावर हिटर के तौर पे नहीं यूज़ कर रहे इन बिटवीन, अगर आपके ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं, या हफीज़ को आप चांस के लिए नहीं भेज रहे, तो फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि हफीज़ का 6वां या 7वां नंबर होना कोई मायने नहीं रखता। आपके सीजन प्रो है, इनिंग्स पे एंकर कर सकते हैं, पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इधर थिंक टैंक और सरफराज थोड़ा सा मिसरीड कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये कोयटा ग्लेडिएटर्स की बुरी परफॉर्मेंस समझते हैं आप, या फिर आपको ये लगता है कि पेशावर वालों पर जो है वो बाबर आजम का असर हो गया? हाँ, बाबर आजम को थोड़ी रास आ गई है। ऐसे ही नहीं, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, बेहतर क्रिकेट खेली। जरा उन्होंने बॉलिंग में भी पहले अच्छा किया, खासतौर पर उस्मान कादर का स्पेल बड़ा अच्छा था। उन्होंने 2 विकेट्स भी ली, 26 रन भी दिए, वो बड़ा क्रूशल टाइम के ऊपर ली। और ख़ास तौर पे मैंने जैसे कहा कि उन्होंने जो गप्टल को और उनको आउट किया, रन्स भी उनको शुरू में जल्दी तेज़ भी नहीं करने दिए, और जब खुद बैटिंग के लिए आए तो जो टोन सेट की हारिस ने ख़ास तौर पे ओपनिंग स्लॉट के ऊपर, इवन दो के आउट हो गए, बट वो 3-4 ओवर के अंदर ही कम्प्लेक्शन चेंज करके चले जाते हैं, एक वैसा मोमेंटम दे जाते हैं कि आने वाले बैटर के लिए फिर थोड़ा ईजी हो जाता है। बाबर भी थोड़ा जल्दी आउट हो गए। ये जिस तरह का चेस था, ये उनके लिए टेलर मेड था, जिस तरह का बैटिंग स्टाइल उनका है, उनको 6 या 7 का स्ट्राइक रेट अगर एवरेज रिक्वायर्ड हो तो वो उसको बड़ा सूट करता है उनके बैटिंग स्टाइल को। तो उस लिहाज से बाबर ने भी कोशिश की, वो भी आउट हो गए। बट पॉवल की बात करें और जिमी निशम की बात करें तो उनकी पार्टनरशिप ने बेसिकली दोनों ने, एक ने 23 बॉलों पे 36 किए, फिर एक ने 38 किए, और खूबसूरत किस्म की पावर हिटिंग की। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, जो पावर हिटिंग जो है फॉरेन प्लेयर कर रहे हैं वो हमारे प्लेयर नहीं कर रहे।
जिस Yes, तरह के बड़े बिल्कुल। छक्के आप बात करेंगे, ऐसे की बात yes, करेंगे, लोग बहुत इस पे डिस्कस कर रहे हैं। जी जी, रिली रूसो की बात करें, कल पावल के छक्के देखे हमने, निशम के छक्के देखे, आप हमारे किसी प्लेयर या हारस एक वाइड प्लेयर नजर आ रहा है जो अच्छी पावर हिटिंग कर रहा है, बट वो भी हम देख रहे हैं दायरे की हद तक, बड़े छक्कों की हद तक जो होता है ना एक, वो चीज़ हमारे किसी प्लेयर की तरफ से नजर नहीं आ रही। तो ये मेरा ख्याल है हमारे प्लेयर्स को इस पे काम करने की जरूरत है। पावर हिटिंग T20 की डिमांड है, अगर आप किसी भी स्टेज के ऊपर आके आप पावर हिटिंग नहीं कर पा रहे तो इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, True. और फिर आपकी वो विक्ट्रीज के अंदर भी आपको नजर आता अच्छा है। इरफान साहब, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर की बात करते हैं, एहसानुल्लाह की, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अगर पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में ही वो उभर कर सामने आए हैं, जी। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, पीएसएल हमें हर साल एक ऐसा प्लेयर जरूर देता है जो पाकिस्तानी टीम को भी सर्व करता है। लास्ट ईयर जमान खान थे, अभी पाकिस्तान तो नहीं खेले बट आपको एक फाइंड मिले, उससे प्रीवियस सीजन में हमें धानी की सूरत में नजर आए। तो बॉलर्स तो हमें मिल रहे हैं, बैटर का कहीं ना कहीं हमें थोड़ा लगता है कि उस तरह नहीं आ रहे, बट हारिस लास्ट सीजन में आए थे, वो अब टीम को भी खेल चुके हैं, तो वो मुझे एक ऐसी कमोडिटी लग रहा है कि जो बिल्कुल रेडी है। जैसे साइम अयूब की बात करें, उस लड़के के अंदर भी ग्लिम्सेस नजर आ रही हैं कि वो भी Exactly. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन एहसानुल्लाह की जैसे आपने बात की, बहुत ज़बरदस्त फाइन है, और ये पूरे जितनी भी टीम्स हैं, ये वाइड बॉलर है जो 150 प्लस नॉच की बॉल कर रहा है, बाकी सब जो है वो उसका पेस कम है। होता ही है कि जब आपका पेस, जैसे अभी हमने देखा कि नसीम शाह का भी इंजरी के बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ था, 135 140 पे जब आते हो तो बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है। हसनैन का भी हमने देखा कि जब बॉलिंग एक्शन पे प्रॉब्लम आया तो फिर उसके बाद इनका भी पेस कुछ नीचे गया, अब दोबारा वो गेन किया, तो कल बहुत शानदार हसनैन का स्पेल था। अनफॉर्चुनेटली कल वो टीम को नहीं जिता सके, बट जिस तरह की तीन उन्होंने स्पेल बहुत शानदार ये था। भी बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरती है पीएसएल की कि हर साल कोई ना कोई प्लेयर मिलता है, जिस तरह आपने जिक्र किया। और मुझे ये लगता है कि उसमें भी अगर चार चांद लगाती है एक चीज, तो वो ये है कि तमाम सूबों से बेसिकली नुमाइंदगी होती है, और हर सूबे को, हर शहर को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ऐसे ही है। तो आपने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का जिक्र किया इरफान साहब, क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल बेखौफ होके खेल रहे होते हैं और अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, और हमारे जो बॉयज हैं वो थोड़े कोई प्रेशर में होते हैं, या क्या? इसमें दो तीन रीज़न है। एक तो स्किल लेवल का भी फ़र्क है, वो मेरा मानना है कि उनकी जिस तरह की ग्रूमिंग या डेवलपमेंट वो अपनी करते हैं वो डिफरेंट है। दूसरा, उनकी अप्रोच इंटरनेशनल लेवल पे भी, इधर भी लीग के अंदर भी, वो फेयरलेस क्रिकेट की है। fearless, वो बिल्कुल कोई ऐसा डाउट नहीं। हमारे लड़कों को होता है या हम आउट हो गए क्या हो जाएगा, अगला मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आउट हो गए तो शायद अगर थोड़ी हमारी एवरेज अच्छी चली जाती है, और फिर हम अगर उस पर करते तो अगले मैच के साथ साथ शायद टीम में भी आ जाएंगे। और यही देखते जब वो टीम में आ भी जाते हैं तो अप्रोच वही रहती है। फिर अगर हम दोबारा बात करेंगे अपने पाकिस्तानी प्लेयर की तो फिर आप कहेंगे कि उनका भी स्ट्राइक रेट देखें, जितने भी आप बाबर देख लें, रिजवान देख लें, T20 फॉर्मेट में ये सूट नहीं करता। स्ट्राइक रेट आपको अब देखें ना, तो नहीं है जमीला जो हम बात कर रहे हैं। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। 160 आप देखें, जिमी नेशम का स्ट्राइक रेट 165 था उस दिन। अगर आप अभी जो पॉल था उनका 170 था। अगर उस दिन गुप्टल की इनिंग्स देखे तो वो 200 प्लस था। रियली रोसो का 210 था। क्या हमारे किसी प्लेयर ने स्ट्राइक रेट के साथ, सिर्फ हारिस की मैं जैसे बात की, अभी हारिस को भी एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि 20 25 30 रन नहीं रिक्वायर्ड। वो हर मैच में 25 30 करता है, उसके बाद विकेट थ्रो कर देता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी और पीएसएल में भी आपको जब एक बड़ा प्लेयर बनना है, लेजेंड बनना है, अपना वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने के लिए आपको ये अपने अंदर चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि आप इनिंग्स को खत्म भी करके आएंगे, मैच फिनिश करना पड़ेगा, इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। तो ये मेरा ख्याल है उसको चीज़ पे बड़ी जल्दी काम करने की जरूरत है, अदरवाइज तो फिर आपकी टीम में भी पोजीशन जरा मुश्किल हो वो उस जाती है। तरह से फिर नहीं रहती आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अच्छा इरफान साहब, आज बात करते हैं आज के मैच की। यस, लाहौर कोयटा आमने सामने होंगे, दोनों अपना आखिरी मैच हारे हैं और आज जीत के लिए एक दूसरे के सामने होंगे। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? लाहौर की थोड़ी ज्यादा बैलेंस साइड नजर आ रही है, बट लाहौर का भी इस दफा दो चीजें मुझे एक आखिरी, सॉरी बात काट रहा हूँ, आखिरी पॉइंट पे चले गए ना लाहौर। अभी आखिरी, हाँ यस, वो किसी ने बड़ा अच्छा एक लिखा हुआ था कि इसलिए मैंने कहा था मैं भी लाहौर को आगे जाने के लिए नहीं, वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ था उसने कि अटैक करने के लिए एक कदम पीछे आना पड़ता है। खैर अभी तो 2 मैचेस हुए हैं, सबसे कम मैचेस लाहौर के हुए, तो इट्स क्वाइट अर्ली कि हम कुछ उन पे सेगमेंट पास करें जो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है उनकी कॉम्बिनेशन के अंदर। हैरी ब्रुक पे बहुत रिलाय कर रहे थे, और लास्ट ईयर अगर आपने देखा हो तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो हैरी ब्रुक की थी वो इस दफ़ा टीम का पार्ट नहीं है। फिर हफीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते थे, इनिंग्स को बिल्ड करते थे, इनिंग्स को एंकर करते थे।
हफीज को इन्होंने पिक नहीं किया, तो एकदम आपको लगता है कि इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो जरा वीक हो गया, खाली खाली लगना शुरू हो गया। तो अभी वो फिलर के तौर पे लड़के नजर आ रहे हैं जो बर्डन उस तरह ले नहीं पा रहे, और बहुत ज्यादा जो बैंक कर रहे हैं वो फखर जमान पे कर रहे हैं कि फखर ऊपर से रन करेगा तो बाकी नीचे से आके चिप ऑन करेंगे। अब जो है रजा हसन है या दूसरे जो 2-4 लड़के हैं, हुसैन तलत है, ये हमें नहीं कोई ऐसी इनिंग्स याद पड़ती कि सिंगल हैंडली पूरा मैच जिताते हो। ये तो बिट्स एंड पीसेस के अंदर अपना रोल प्ले करके और इनिंग्स बिल्ड करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर इधर इस दफ़ा अपनी पिक के अंदर मिस्टेक कर गया, और ये शायद इनको इस पीएसएल में टफ टाइम भी इसी वजह से मिलेगा कि इनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग नहीं है। लेट्स सी आज के मैच का क्या बनता है। इरफान ज़ई साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।